हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको अपनी स्क्रीन पे आपको तीन रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ दिख रहे हैं। ये पॉपुलेशन के हैं, एज पिरामिड्स हम इनको कहते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है 2023 में। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा और क्वेश्चन ठीक कैसे करना है। देखिए फर्स्ट जो कर्व हमें दिख रहा है वो है एक्सपेंडिंग एज पिरामिड है, नंबर 2 स्टेबल है और नंबर 3 डिक्लाइनिंग है। देखिए देखते कैसे हैं। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा और पूछेगा, एक्सपेंडिंग में बोलेगा कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव इज मोर देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये होता है एक्सपेंडिंग। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अगर बराबर हैं, सिमिलर हैं, तो होगा स्टेबल। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आपके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से कम है तो वो होगा डिक्लाइनिंग। इसका क्या मतलब है, सीधा सा मैं आपको समझाता हूं कि देखिए प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होता है। मोटा माटी मान के चलते हैं कि 18 साल से कम वाले लोग, यानी जो अभी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नहीं है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लगभग 18 से 45-50 साल का। तो जिस पॉपुलेशन में हमारे यंग लोग ज्यादा हैं और बच्चे ज्यादा हैं, यानी प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर बहुत ज्यादा है, तो वो आगे रिप्रोडक्टिव एज में आने वाले हैं। और जब वो रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे तो आगे पॉपुलेशन और बढ़ने वाली है, इसलिए यह है एक्सपेंडिंग एज पिरामिड है। स्टेबल क्या होता है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर इक्वल है, यानी अभी जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ है अगर उतनी ही रहने वाली है तो क्या पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, इसलिए ये स्टेबल है। डिक्लाइनिंग क्यों है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर है वो कम है, इसलिए आगे जो पॉपुलेशन है वो कम होने वाली है। चलिए अब आगे का जो अगला टॉपिक है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए ये बेसिक सा जो आपको ये ग्राफ, ये बेसिक सा आपको जो चित्र है वो समझ में आ रहा होगा। इस चित्र में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन से फैक्टर बढ़ाते हैं और कौन से कम करते हैं। आप मुझे बताइए साथ में, अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा है यानी ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। अगर बाहर से बहुत सारे लोग उस पॉपुलेशन में आ रहे हैं तो उसका नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो दो फैक्टर हैं, फर्स्ट का नाम है नेटेलिटी या बर्थ रेट, नंबर 2 है इमिग्रेशन। इन दोनों से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। दो फैक्टर हैं मॉर्टेलिटी और ई माइग्रेशन, इनसे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। जैसे सोच के देखें कि अगर इंडिया में बर्थ रेट बढ़ जाए और डेथ रेट कम हो जाए तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। इमिग्रेशन का हम कहते हैं, जैसे इलीगल इमिग्रेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो अगर इलीगल इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर इंडिया के लोग बाहर विदेश में जाने लगेंगे, ई माइग्रेशन करने लगेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एन टी प्लस वन क्या है, टी प्लस वन टाइम पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वन आप मान लीजिए 1 ईयर, और एन टी यानी टी टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, और बी प्लस आई यानी बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डी प्लस ई डेथ रेट प्लस ई माइग्रेशन। तो इन दोनों को आपको बर्थ और इमिग्रेशन में से डेथ और ई माइग्रेशन को हटा देना है, आपको टी प्लस वन टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। अब चलिए, ये कंसेप्ट बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ के दो मॉडल हैं अपने पास। फर्स्ट मॉडल है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और सेकंड जो मॉडल है वो है लॉजिस्टिकल ग्रोथ। देखिए आपको जो स्क्रीन पे आपको फर्स्ट कर्व दिख रहा है ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व। इस कर्व का शेप कैसा है, जे शेप, आपको दिख रहा है जे शेप है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है कि अगर पॉपुलेशन के पास में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो क्या वो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी और क्या बढ़ती जाएगी, कोई पीक नहीं आएगा। तो देखिए लगातार बढ़ेगी, कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। और इसमें देखिए इसका जो स्टीप है, इसका जो स्लोप है वो कितना स्टीप है, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन ऐसा क्या हमारे नेचुरल सिस्टम में मिलता है, क्या रिसोर्स अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं होता है, रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड है। तो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज पे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हमें बनाना हो तो आता है सिग्मोइड, और इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं लॉजिस्टिकल ग्रोथ। और ये तब होती है जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो मैंने आपको अभी बताया कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ये 23 का ही क्वेश्चन है। 23 में मैच द फॉलोइंग में पूछा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिकल ग्रोथ, और दो स्टेटमेंट और अलग हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के सामने क्या आएगा आंसर में कि जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तब। इसको हम
जो मैथमेटिक्स की फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, dn बाई डी टी इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एन। देखिए dn बाई डी टी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें n क्या है, कि इसमें n है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, n है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, बेसिकली हम पॉपुलेशन की जगह पॉपुलेशन डेंसिटी ले रहे हैं। अब dn बाई डी टी क्या है, कि देखिए आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना चेंज हुआ है, हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। dn बाई डी टी क्या है, कि अगर मान के चलिए जैसे कि मैं एक साल का, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि एक साल का मैं टाइम पीरियड लेता हूँ, तो dt कितना हुआ, एक साल। अब से एक साल बाद मुझे देखना है, ठीक है। और dn क्या है, dn है कि मतलब कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना चेंज हुआ है। अगर मान लीजिए अभी पॉपुलेशन डेंसिटी 100 है और एक साल बाद हुई 110, तो dn बाई डी टी आप कैसे निकालोगे, dn क्या है इसमें 110 माइनस 100 यानी 10, और dt क्या है आपका एक साल, तो dn बाई डी टी आपका कितना आया 10। फिर इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एन। स्मॉल आर क्या है, देखिए स्मॉल आर है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और कैपिटल एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो अभी है। तो आपको फॉर्मूला क्लियर हो रहा होगा। आप पूछेंगे कि इसमें इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन को क्यों शामिल नहीं किया है। देखिए इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन का बहुत छोटा सा रोल है, इसलिए इनको हम शामिल नहीं करते। तो अब आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा कि dn बाई डी टी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना चेंज होगा पर यूनिट टाइम में। कैसे निकालेंगे, स्मॉल आर यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू, तो आपको बर्थ रेट माइनस डेथ रेट आ जाएगी, और आप n यानी अभी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आपको dn बाई डी टी आएगा, बिल्कुल। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है ये एन टी इज इक्वल टू एन ओ ई की पावर आर टी। अब देखिए इसमें एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि एक साल बाद कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, इस फॉर्मूले से आएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले से क्या आ रहा है कि एक साल के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना चेंज आया है, वहां हम dn बाई डी टी देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं एन टी यानी एक साल बाद कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। एन जीरो क्या है, कि जीरो टाइम पे यानी अभी कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। ई को आप जानते हो, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ऐसे लोग हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं, आपके एग्जाम में 2018 या 19 में पूछा है व्हाट इज ई। स्मॉल आर क्या है, हमें पता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसका भी नाम है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और टी क्या है टाइम। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को देखते हैं। अब सेकंड टाइप की ग्रोथ रेट के बारे में देखते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, लॉजिस्टिकल ग्रोथ, जो कब होती है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आपको कौन सा ग्राफ मिलता है, सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व में कौन सी फेज है, देखिए सिग्मोइड कर्व में 3 फेज होती है। नंबर 1 होती है जब बहुत स्लो ग्रोथ होती है, इस फेज को हम क्या कहते हैं, लैग फेज। नंबर 2 पे जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इस फेज को हम बोलते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। और नंबर 3 में जब ग्रोथ आपकी स्टेबल हो जाती है, स्टेशनरी फेज या स्टेबल फेज या प्लाटू फेज, इस फेज के नाम है। इसको हम बोलते हैं वरहल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये लिमिटेड रिसोर्सेज में। इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखिए dn बाई डी टी इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एन, ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के जैसा ही है, इंटू के माइनस एन अपॉन के। यहाँ के क्या है, के है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अच्छा चलिए इस फॉर्मूले से आप मुझे बताइए कि ये dn बाई डी टी का मेजर है वो जीरो कम होगा। देखिए dn बाई डी टी का मेजरमेंट अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में जो ग्रोथ रेट क्या हो गई है, जीरो। अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट जीरो हो गई है, तो जो हमने अभी कर्व देखा वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंचेगा स्टेबल फेज में। यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर स्टेबल है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की ग्रोथ रेट आपकी कितनी है, जीरो। अब बताइए कम होगा, देखिए ये तब पॉसिबल है जब आपका k इज इक्वल टू एन हो जाए। k यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम, और n का मीनिंग पॉपुलेशन, यानी आपकी पॉपुलेशन आपकी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पहुंच गई है। तब dn बाई डी टी का मेजरमेंट कितना होगा, जीरो। और तब जो आपका कर्व है, सिग्मोइड कर्व है, वो स्टेबल फेज में जाके पहुंच जाएगा। या इसको एक तरह से और एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर k अपॉन एन इज इक्वल टू 1 हो जाए, क्या इस बात का सेम ही मीनिंग है कि कैरिंग कैपेसिटी आपकी जो पॉपुलेशन के इक्वल हो गई है। तो आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक इकोसिस्टम है, वो 100 लोगों की पॉपुलेशन को एडजस्ट कर सकता है, 100 लोगों से ज्यादा पॉपुलेशन को वो एडजस्ट नहीं कर सकता। तो अगर जैसे ही पॉपुलेशन आपकी 100 होगी, तो क्या ग्रोथ आपकी जीरो हो जाएगी,
क्या पॉपुलेशन 100 से ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी, स्टेबल हो जाएगी? बिल्कुल यही यही हमारा ये जो इक्वेशन है वो बता रही है। चलिए अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से पक्के ही हैं। इसको हम बोलते हैं या पॉपुलेशन इंटरेक्शन या स्पीशीज इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं। देखिए इसमें हम 5 तरह के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म। इनके बारे में देखिए नंबर 1 क्वेश्चन होता है साइन का, कि कौन से साइन को यूज करते हैं। देखिए जहां फायदा हो रहा है वहां यूज करना है पॉजिटिव, और जहां नुकसान हो रहा है वहां यूज करना है नेगेटिव। अगर मैं प्रेडेशन है तो प्रेडेशन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा जाएगा, एक को फायदा हुआ एक को नुकसान, तो साइन क्या होगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। यही साइन है। बाकी साइन एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमने वर्ड लिखा है वो है हर्बीवोर्स। देखिए हर्बीवोर जैसे जैसे आपकी भेड़ है, बकरी है, वो पेड़ पौधों को और घास को खाती है, क्या वो भी एक टाइप ऑफ प्रेडेशन है? यस, इसको हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि शेर अगर हिरण को खा रहा है वही प्रेडेशन है, नहीं। अगर आपकी भेड़ बकरी आपके पौधों को घास को खा रही है वो भी प्रेडेशन का पार्ट है। फिर नंबर 2 चीज आप देखिए क्या लिखा है, इन्वेसिव स्पीशीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कि अगर मान लीजिए मैं किसी फॉरेन कंट्री से कोई ऐसी स्पीशीज लेके आऊं अपनी कंट्री में कि जिसका कोई भी प्रेडेटर मेरी कंट्री में नहीं है, तो क्या होगा, वो एलियन स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। और ऐसा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो इसका क्या रीजन है इन्वेसिव स्पीशीज की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, क्योंकि कोई नेचुरल प्रेडेटर उनका उनका उस कंट्री में जहां उनको लाया जाता है वहां प्रेजेंट नहीं होता है। माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, क्या ऐसा हो सकता है प्रेडेशन से? अगर जो प्रेडेटर है वो बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिवली अपने प्रे को अगर खा जाएगा तो उसके बाद में क्या प्रे स्पीशीज का एक्सटिंक्शन पॉसिबल है? इट माइट बी। मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी, देखिए एक तरफ तो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है और एक तरफ स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि देखिए एज सपोज कीजिए कि ये कोई एक प्रेडेटर है, अब ये दो इसकी प्रे स्पीशीज हैं, प्रे स्पीशीज नंबर 1 और प्रे स्पीशीज नंबर 2। इनमें से ए जो स्पीशीज है वो ताकतवर है और बी क्या है, कमजोर है। अब मान के चलिए कि अगर मैं इस प्रेडेटर को रिमूव कर देता हूं तो ए स्पीशीज इतनी ताकतवर है कि वो बी को एक्सटिंक्ट करवा देगी। मतलब ए अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी कि बी की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट। अब ये प्रेडेटर का क्या रोल है, अब प्रेडेटर को पिक्चर में लेके आते हैं। प्रेडेटर क्या करता है कि प्रेडेटर ए और बी दोनों की पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, दोनों के बीच में कंपटीशन को हेल्दी बना के रखता है। तो क्या इससे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी मेंटेन रह सकती है? बिल्कुल। अब देखिए प्रेडेशन से बचने के लिए बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स प्लांट्स ने और एनिमल्स ने खोज निकाले हैं। जैसे नंबर 1 है कैमोफ्लेज। आप समझते हैं कि कई एनिमल्स हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं, कैमोफ्लेज। नंबर 2 है डिस्टेस्ट इन मोनार्क बटरफ्लाई। आपको सारे एग्जाम्पल याद रखने, 2020 में क्वेश्चन पूछा है लास्ट वाला, केमिकल्स वाला। देखिए मोनार्क बटरफ्लाई जब लार्वा स्टेज में होती है तो वो कुछ पॉइजनस कुछ सीड्स खाती है। इनकी वजह से क्या होता है कि जब अगर बटरफ्लाई को कोई भी बर्ड खाएगा तो उस बर्ड को इतना खराब टेस्ट आता है कि बर्ड्स ने उस बटरफ्लाई को खाना छोड़ दिया है। तो ये बचने का एक तरीका है। थॉर्न्स समझ में आता है। कुछ प्लांट्स में पॉइजन होता है लाइक कैलोट्रोपिस, आग का पौधा जिसको हम बोलते हैं। बाकी केमिकल्स इनको जो हम काम में लेते हैं, जैसे चाय की पत्तियों में निकोटिन होता है, कॉफी की पत्तियों में आपका कैफीन होता है। तो बेसिकली ये जो केमिकल्स हैं ये प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है अपने प्रेडेटर से, हर्बीवोर से बचने के लिए। नंबर 2 आता है कंपटीशन। हर साल एक क्वेश्चन लगभग पक्का है कंपटीशन से। आप मुझे बताइए कंपटीशन के साइन क्या होंगे, माइनस और माइनस। हमेशा लड़ाई झगड़े में दोनों लोगों को नुकसान होना है, ठीक है। चलिए अगर कंपटीशन वर्ड सुनते ही अपने माइंड में पहली बात क्या क्लिक करती है कि कंपटीशन किन में होगा, दो रिलेटेड स्पीशीज में होगा और लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए होगा। लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है, जैसे कि फ्लेमिंगो और फिश आपस में झगड़ते हैं जू प्लैंक्टन्स को खाने के लिए। अब फ्लेमिंगो और फिश तो अनरिलेटेड है। अगर दो फिश की स्पीशीज होती वो आपस में झगड़ती समझ में आता, लेकिन अब फ्लेमिंगो और फिश भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो, जिनको लड़ाई झगड़े की आदत है वो तो झगड़ेंगे। जैसे कि अगर रिसोर्सेज अबंडेंट भी हो तब भी जो कंपटीशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। चलिए
कंपटीशन की वजह से एक्सटिंक्शन भी हो सकता है, जैसे हमने देखा कि प्रेडेशन की वजह से भी हो सकता है। कंपटीशन से कैसे हो सकता है, देखिए एग्जांपल एबिंगडन टॉर्टोइस बिकॉज ऑफ गोट। देखिए एक आइलैंड था, उस पे ये कछुआ था, ये बहुत धीरे धीरे खा रहा है घास। इस आइलैंड पे हम ले आए कुछ बकरियां, अब बकरियां खुद घास खा भी रही हैं और इस कछुए को खाने दे भी नहीं रही हैं, बेचारा कछुआ एक्सटिंक्ट हो गया। अबिंगडन टॉर्टोइस। कम्पिटिटिव रिलीज। देखिए कम्पिटिटिव रिलीज क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए दो पॉपुलेशन में हो रहा है कंपटीशन, तो जैसे ही मैं कंपटीशन हटाऊंगा तो जो कमजोर वाली पॉपुलेशन है वो अपना ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ा लेगी। बहुत सिंपल है कि अगर ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसमें मैंने बताया कि ए क्या है मजबूत और बी क्या है कमजोर। अब ए की वजह से क्या है, बी रहता है छुप छुप के बहुत थोड़े से एरिया में। अब जैसे ही अगर मैं ए को हटा लूंगा तो बी की पॉपुलेशन क्या चारों तरफ बढ़ने लगेगी। इस फिनोमिना को ही तो हमने बोला है कम्पिटिटिव रिलीज। तो इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया, उन साइंटिस्ट का नाम है कॉनेल्स, और एक्सपेरिमेंट का नाम है एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, बेलेनस और कैथेमिलस, ये दो आर्थ्रोपोड हैं, इन्होंने देखा कि जो बेलेनस है वो है मजबूत और कैथेमिलस है वो है कमजोर। तो मजबूत ने कमजोर को यहाँ दबा के रखा हुआ है, बेलेनस की क्या चल रही है गुंडागर्दी। इन्होंने क्या किया, बेलेनस को हटा के देखा, इन्होंने देखा कैथेमिलस चारों तरफ फैल गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपीटिटिव रिलीज। इसके बाद आता है गॉस कंपीटिटिव एक्सक्लूजन। देखिए ये प्रिंसिपल 2023 में पूछा है और 24 में पूछा है, इसको अच्छे से देख लेना है। देखिए ये क्या कहता है कि अगर सेम स्पीशीज यानी रिलेटेड स्पीशीज हैं और वो एक ही रिसोर्स के लिए लड़ती हैं, तो थोड़े बहुत टाइम में जो आपका इंफीरियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लोज स्पीशीज हैं, सेम रिसोर्स हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़ती झगड़ती रहेंगी, उनमें से जो कमजोर है वो एक्सटिंक्ट हो ही जाना है। पर इसके लिए एक ये भी शर्त है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं गाउस कंपीटिटिव एक्सक्लूजन। ठीक है, अब इसमें देखिए एक कंपटीशन में एक चलिए आप मुझे पॉइंट बताइए कि कंपटीशन प्लांट्स में ज्यादा होना चाहिए, हर्बीवोरस में होना चाहिए, कार्निवोरस में होना चाहिए। देखिए जिनका नंबर होता है ज्यादा, अब जैसे अगर मैं आपको अभी आगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ाऊंगा, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट का नंबर सबसे ज्यादा है और जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते हैं नंबर कम होता जाता है। ठीक है, अब जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होगा क्या कंपटीशन वहीं सबसे ज्यादा होगा, तो सीधी तो क्लियर लाइन है कि कंपटीशन हर्बीवोरस और प्लांट्स में ज्यादा होता है कार्निवोरस से। ठीक है, अब जब मान लीजिए कंपटीशन हो गया है बहुत ज्यादा, क्या ऐसे ही हमेशा लड़ते झगड़ते रहना है, नहीं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन निकला है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग होती है जैसे वार्बलर्स, वार्बलर क्या है, एक चिड़िया है। रिसोर्स पार्टीशनिंग कैसी है कि देखिए वार्बलर की कुछ स्पीशीज ने क्या किया कि वो जो पहले सीड खाती थी, अब सीड के लिए चल रहा था इनमें झगड़ा, तो कुछ स्पीशीज ने बोला कि हम तो इंसेक्ट खा लेंगे, कुछ ने बोला हम सीड खा लेंगे। और इवन एक प्लांट में भी जैसे कुछ स्पीशीज हैं वो टॉप पे जाके अपना फूड लेती हैं, कुछ मिडिल में, कुछ जो सरफेस पे जाके। तो इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, कि जो भी रिसोर्स हैं उनको आपस में बांट लेना, यानी प्यार मोहब्बत से रहना। इसको हम बोलते हैं, ये कंपटीशन को हटाने का एक तरीका है। चलिए अगला हम देखते हैं पैरासिटिज्म। इसके बारे में आपको पता ही होगा, पैरासाइट में क्या होता है, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। भाई कोई आपका खून चूसेगा आपको नुकसान होगा, उसको फायदा होगा। जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम। देखिए ये इसके होस्ट हैं, ह्यूमन लिवर फ्लूक के क्या होस्ट हैं, स्नेल और फिश। प्लाज्मोडियम का जैसे कि मॉस्किटो, और बाकी ह्यूमन में तो होता ही है। देखिए पैरासाइट दो तरह से हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे कि हमारे सिर में जू हो जाती हैं, डॉग्स के बॉडी पे जो लाइस जो टिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा फिश के ऊपर क्या रहते हैं, कॉपीपॉड्स। या आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा अमरबेल, कस्क्यूटा प्लांट। अमरबेल आपने देखा होगा कि उसमें रूट भी नहीं होती हैं, उसकी पत्तियां हरी भी नहीं होती हैं, पीली पत्तियां होती हैं, क्लोरोफिल होता ही नहीं है। अब वो अमरबेल क्या करती है, किसी प्लांट के ऊपर में ऐसे लिपट जाती है और उस प्लांट से ही सारा न्यूट्रिएंट और वाटर अब्जॉर्ब कर लेती है। ये है एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल। एंडोपैरासाइट जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक। इसके अलावा देखिए एक स्पेशल पैरासिटिज्म है जिसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। आपने कोयल और कौवे की कहानी सुनी होगी कि कोयल कैसे जो साइलेंटली जो कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देती है और कौवा उन कोयल के अंडों को सेता है। ये क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म। चलिए अगला देखते हैं कमनसलिज्म।
जहाँ एक को फायदा हो और दूसरे को कुछ भी ना हो, उसको कहते हैं कमेंसलिज्म, प्लस और जीरो। एग्जाम्पल देखिए, एपीफाइट और मैंगो। आपने आम के पौधे के ऊपर कभी कभी कुछ छोटे छोटे पौधों को उगते हुए देखा होगा, ये क्या है, एपीफाइट। ये आम के पौधे को कोई नुकसान, आम के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और इनको क्या मिल गई, रहने की जगह, इनको हो गया फायदा। बर्नेकल और व्हेल, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, आर्थ्रोपोड हैं, जो व्हेल के ऊपर रहते हैं मस्ती से, तो कमेंसलिज्म है। एग्रेट और केटल, देखिए आपने अगर गाय भैंसों को चरते हुए देखा होगा कि जब वो घास खाने जाती हैं तो उनके आसपास जो कुछ पक्षी रहते हैं वो है अग्रट। अब जो गाय भैंसों के जब घास में चलने से जैसे इंसेक्ट बाहर आएगा, ये पक्षी उस इंसेक्ट को खा जाएंगे, तो गाय और भैंस को कोई फायदा होगा नहीं, इन पक्षियों को होगा। क्लाउन फिश और सी एनिमोन। सी एनिमोन क्या है, देखिए ये खतरनाक आदमी, गोली बंदूक रखता है अपने साथ में, इसके पास जो पॉइजनस स्टिंग्स होते हैं, ये क्लाउन फिश इसके आसपास घूमती रहती है ताकि कोई इसको खाए नहीं, तो क्लाउन फिश को फायदा है, सी एनिमोन को कोई बेनिफिट नहीं है। म्यूचुअलिज्म, जहां दोनों को फायदा हो, सबसे अच्छा रिलेशन, मुझे फायदा तुझे फायदा, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे लाइकेन और माइकोराइजा के बारे में हमें पता ही है। इसके अलावा देखिए प्लांट्स और पॉलिनेटर्स, कि अब जो इंसेक्ट्स हैं जैसे हनी बी है, वो प्लांट को पॉलिनेट करती है, प्लांट को बेनिफिट हुआ कि वो पॉलिनेशन हो गया, हनी बी को क्या फायदा हुआ, उसको नेक्टर मिल गया, ये फायदा है। जैसे कि एक एग्जांपल है फिग और वास्प का, ये है को इवोल्यूशन का। इसमें क्या होता है, देखिए जो वास्प है वो फिग के प्लांट को पॉलिनेट करेगा, ठीक है। इसके बाद में अब क्या होगा कि देखिए फिग में आ गया फ्रूट, यानी अंजीर के पौधे में अब जब फल आ गया, तो जो वास्प है अपने अंडे उस फल के अंदर दे देता है, और जब अंडों से क्या निकलेगा, लार्वा, तो उस प्लांट की सीड अपने लार्वा को खिलाता है, तो दोनों दोनों को फायदा हुआ, और ये को इवोल्यूशन है। दोनों इस तरह से इवोल्यूशन हुए कि एक पर्टिकुलर फिग स्पीशीज को वास्प की एक पर्टिकुलर स्पीशीज ही पॉलिनेट कर सकती है। अगला एग्जाम्पल है ऑर्किड और बी का, ये इसको कहते हैं धोखाधड़ी। कि देखिए इसमें क्या होगा कि जो ऑर्किड का जो फूल है, उसकी एक पत्ती बिल्कुल रिसेंबल, उस फूल की एक जो पेटल है, पत्ती है, वो रिसेंबल करती है फीमेल बी को। अब जो मेल बी है वो फीमेल बी को देखते हुए आ जाती है और उस पेटल के साथ में वो इंटरकोर्स करती है, इसको हम कहते हैं स्यूडो कोप्यूलेशन। अब इस इंटरकोर्स की प्रोसेस में, अब वो तो पत्ती है, अब वहां पे क्या हुआ, पोलन ग्रेन मेल बी की बॉडी में लग जाते हैं, उसको बेवकूफ बना दिया। अब मेल बी इस तरह दूसरे फ्लावर के पास गई, वहां पे भी इंटरकोर्स किया, तो अब उसके जो पोलन है उनसे क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। तो ये है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी एक को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ जिसका नाम है पॉपुलेशन। अब हम नंबर 2 चैप्टर इकोलॉजी का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम्स। चलिए पढ़ते रहिए, कंप्लीट करते हैं जल्दी से। गुड लक।